नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाइयों से परेशान होकर भारत में पत्रकारिता को औपचारिक रूप से बंद कर देनी चाहिए? अगर इस तरह से सवाल करने वाले संस्थाओं के पीछे ये जांच एजेंसियां किसी न किसी बहाने पीछे पड़ती रहेंगी और वहां काम करने वाले पत्रकारों के लैपटॉप या फिर फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त करती रहेंगी, भले ही वो सामान लौटा दिए जाते हों, मगर इसके जरिए पत्रकारों के जहन पर किस तरह के मनोवैज्ञानिक असर डाले जा रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। और इसलिए सोचिए कि देश भर में सरकार के ही संस्थानों में महंगी महंगी फीस देकर नौजवान पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं और सरकार की एजेंसियों की इन कार्रवाइयों से पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल पर चलने वाले पत्रकार और संस्थान हैं, वो असुरक्षित महसूस होते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा दिन ब दिन खतरे में पड़ती चली जा रही है। वायर हो, भास्कर हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, न्यूज क्लिक हो, ऑल्ट न्यूज हो, अदानी पूर्व एनडीटीवी हो और अब इस कड़ी में आप बीबीसी को भी जोड़ लीजिए। आज सुबह खबर आई कि मुंबई और दिल्ली के दफ्तर में, बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे हुआ है। सरकारी शब्दावली में इसे सर्वे कहा जाता है, लेकिन इसे आप अपनी भाषा में रेड ही कहते हैं, छापा ही कहते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम यहां अदानी प्रकरण में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का ही एक ट्वीट है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ा है। यह अघोषित आपातकाल है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ ट्वीट करती हैं, रिपोर्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रेड एट बीबीसी दिल्ली ऑफिस, वाओ रियली हाउ अनएक्सपेक्टेड। ये वो कह रही हैं और अपने ट्वीट में सवाल उठा रही हैं कि उधर तो अदानी सेबी के दफ्तर में जा रहे हैं। ये एक पुरानी खबर है जिसे लेकर महुआ मोइत्रा लगातार सवाल कर रही हैं। तो हमारा सवाल है कि सरकार जा किस दिशा में रही है? आयकर विभाग ने कहा है कि ये जो सर्वे हैं वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग इर्रेगुलरिटी से संबंधित हैं। भारी भरकम शब्द और शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है इसके पीछे। और जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग ने दबिश दी है सर्वे के लिए, अगर आप इसी तरह के कारणों को वायर की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, न्यूज क्लिक की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे और अदानी पूर्व एनडीटीवी की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस सर्वे के पीछे की मानसिकता क्या है। अगर सरकार वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ना चाहती है, उसके प्रति ईमानदार है, तो हम इसी वीडियो में बताएंगे कि टैक्स चोरी करने वालों को बचाने के लिए किस तरह से नियम बदले जाते हैं। और वित्त मंत्री तक कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि आयकर विभाग आयकर दाताओं को हैरेस करे, परेशान करे। हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर में आज छापा पड़ा है, उसे केवल आप बीबीसी के संदर्भ में मत देखिए। यह एक सिलसिला चलता आ रहा है और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यही चलता रहेगा, इतने बड़े लोकतंत्र में पत्रकार होना इतने सारे खतरों से घिर जाना होगा, तब आप एक चुनाव कर लीजिए और फैसला कर लीजिए, घोषणा करवा दीजिए कि इस देश से पत्रकारिता को समाप्त कर दिया जाए। हम भारत के लोकतंत्र की कल्पना बगैर पत्रकारिता और पत्रकारों के कर लेंगे। अगर आपको इतना भरोसा हो गया है तो आप ये काम कर लीजिए कि पत्रकारिता को औपचारिक रूप से समाप्त कर दीजिए। आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा? अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आए दिन भारत में प्रेस पर जिस तरह से दमन हो रहा है, उसे लेकर लेख छप रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या गार्डियन हो या टाइम्स हो या इकोनॉमिस्ट हो, हर जगह छप रहा है। इसी अदानी के प्रसंग में इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि भारत का प्रेस बुनियादी सवाल तक नहीं कर रहा है। इन आलोचनाओं के बीच अगर बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग छापा मारता है तो उसे आप किस नजर से देखना चाहते हैं?
क्या यह कोई सतयुग की कार्रवाई हो रही है? क्या आपने तय कर लिया है कि आप देखेंगे ही नहीं, लेकिन जब तक ये YouTube पर चैनल चलते रहेंगे, कुछ पत्रकार बचे हुए रहेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से ये सवाल उठाते रहेंगे कि क्या भारत में इन कार्रवाइयों के डर से पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए? क्या भारत की जनता इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल हो गई है कि उसकी आंखों के सामने प्रेस को जूतों से रौंद दिया जा रहा है? पत्रकार होना खतरों से घिर जाना हो गया है। क्या आप ये फैसला कर चुके हैं? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, YouTube और Facebook पर हम मौजूद हैं। हमें ये त्वरित टिप्पणी करनी पड़ रही है क्योंकि BBC का नया संदर्भ आ गया है जिसके दफ्तर पर छापे पड़े हैं। तब सरकार अब किस दिशा में जा रही है? सरकार जा रही है या देश सरकार के साथ साथ उस दिशा में जा रहा है जहां पत्रकारिता के सवाल करने वाले संस्थानों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं? अभी 2 हफ्ते बाद दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है। तमाम विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच रहे होंगे, पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में BBC के दफ्तर पर छापे मारकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अभी तो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर, उनके भारतीय मूल से संबंधित होने पर कितना गर्व महसूस किया जा रहा था, मगर उनकी सरकार के विदेश मंत्री जब दिल्ली लैंड करेंगे तब उनके सामने ये खबर होगी। BBC वहां की, लंदन की जनता, ब्रिटेन की जनता के पैसे से चलने वाला पत्रकारिता का संस्थान है। तो क्या सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय छवियों, मर्यादाओं की भी परवाह नहीं करती है? हो सकता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह बात भी सच है कि इस दुनिया में अब कोई मोरल ऑर्डर नहीं बचा है, कोई नैतिक व्यवस्था नहीं बची है। क्या आप पुतिन के रूस से लोकतंत्र की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप शी जिनपिंग के चीन से लोकतंत्र की उम्मीद कर सकते हैं? कोई देश नहीं बचा है। अमेरिका में भी जो वहां के बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनकी हरकतों पर भी सवाल उठ रहे हैं, मगर वहां इतना तो बचा हुआ है कि अब भी वहां के पत्रकारिता संस्थान, स्वतंत्र रूप से भी जो छोटे बड़े संस्थान हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। जब BBC की डॉक्यूमेंट्री आई तो सरकार ने एक फैसला किया, कहा कि YouTube और Twitter से इसके लिंक हटाने होंगे। और सरकार ने जो दलील दी उसे आप ध्यान से सुनिए। सरकार ने कहा यह एक प्रोपेगेंडा है जो उस नैरेटिव को बढ़ावा देता है जिसकी कोई साख नहीं बची है। जब नहीं बची है तो आप बैन क्यों कर रहे हैं? जब उसका कोई महत्व नहीं बचा है इस नैरेटिव का, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वालों की अगर साख नहीं बची है तो उस डॉक्यूमेंट्री से इतना खतरा कैसे हो सकता है? और देखिए सरकार कहती है क्या कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता और अखंडता को नीचा दिखाती है, कमतर बताती है। क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ करना हो गया? एक डॉक्यूमेंट्री की इतनी औकात हो गई कि वो भारत की संप्रभुता को नीचा दिखाती है? तब तो तमाम तरह के सवाल हम और आज आप जो रोज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, इन सवालों को भी एक दिन घोषित कर दिया जाएगा कि आपके सवाल, आप जनता के सवाल भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमतर बताते हैं, कम करते हैं उसके मेयार को। और सरकार कहती है कि इस डॉक्यूमेंट्री में दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंधों को खराब करने की क्षमता है और देश के भीतर माहौल बिगाड़ने की क्षमता है। जंतर मंतर पर आए दिन साधु संत की वेशभूषा में लोग जमा हो जाते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को ललकारते हैं, हिंसक बातें कहते हैं, नफरत की बातें करते हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट लगातार चेतावनी देता है, कार्रवाई करने की बात करता है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग जमा होते हैं, जो मन में आता है वो कहते हैं। उससे भारत की संप्रभुता खतरे में नहीं पड़ती है, उससे भारत की संप्रभुता और अखंडता नीचे नहीं होती है, कमतर नहीं होती है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री से हो जाती है और उस डॉक्यूमेंट्री से विदेशी मुल्कों के संबंध प्रभावित होते हैं। लेकिन जब आप BBC के दफ्तर में छापे मारते हैं, वो एक बाहर का संस्थान है, तो क्या उससे भी विदेशी संबंधों पर असर नहीं पड़ता है? इसके लिए भी आप तर्क ढूंढकर लाएंगे ही, क्योंकि अभी तक जब भी मीडिया के संस्थानों पर, सवाल करने वाले संस्थानों पर छापे पड़े हैं, आप इसी तरह के तर्क लाते रहे।
एक डॉक्यूमेंट्री से भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। ललकार रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों को, मारने काटने की बातें कर रहे हैं, इसी दिल्ली में आकर कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री से इतना बड़ा भूत खड़ा कर दिया जाता है। आज सर्वे हुआ है, लेकिन यह बीबीसी तक सीमित नहीं है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं। कोरोना के दूसरे समय में, दूसरे काल में क्या हुआ था? क्या आपने नहीं देखा कि किस तरह से लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे? क्या आपने नहीं देखा कि मरने वालों की संख्या में सरकार को ही अलग अलग जगहों पर, प्रशासन को भी अलग अलग जगहों पर मरने वालों की संख्या में संशोधन करने पड़े, क्योंकि प्रेस ने सवाल उठाए थे कि मरने वालों की संख्या कम बताई जाती है। लेकिन इसी से संबंधित गुजरात में शानदार रिपोर्टिंग हो रही थी। दिव्य भास्कर के पत्रकार एक नया मानदंड गढ़ रहे थे और मरने वालों की सरकारी संख्या के आगे अपनी तरफ से उसकी दावेदारी को चुनौती दे रहे थे। क्या हुआ? जुलाई 2021 में भास्कर, दिव्य भास्कर के तमाम दफ्तरों में छापे पड़ते हैं, जयपुर, भोपाल, इंदौर और अहमदाबाद। उस वक्त तो चला था आई स्टैंड विद भास्कर, लेकिन भास्कर पर ये छापे पड़े। क्या क्या खबरें आती थी, कहीं 600 करोड़ मिल गए हैं, कहीं 700 करोड़ मिल गए हैं। इस तरह के ऑफ रिकॉर्ड खबरें चारों तरफ से फैला दी गई और भास्कर के दफ्तर पर छापे पड़े थे। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां जो बताती थी वो यही था कि भास्कर के पत्रकार उस वक्त मरने वालों की संख्या, ये मरने वाले किसी दूसरे देश के नहीं थे, आपके अपने थे जो मर गए, मगर उनकी संख्या कहीं दर्ज नहीं हो रही थी, वो बताने का काम इस देश का पत्रकार कर रहा था और छापे पड़ रहे थे। देखिए क्या बातें हो रही हैं दुनिया भर में। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, बीबीसी के दफ्तर में जो सर्वे हुआ है जिसे रेड कहते हैं, स्टनिंग एंड अपेरेंटली रिटेलिएटरी, हैरान करने वाली बात है और यह बदला लेने की कार्रवाई है। G20 की बैठक होने जा रही है, उसके पहले हम ये सब कर रहे हैं, उसके पहले हम क्या संदेश दे रहे हैं? क्या सरकार लोक लाज की किसी भी मर्यादा से ऊपर हो गई है? क्या सरकार को अब इस बात का भरोसा हो गया है कि जनता ने सोचना बंद कर दिया है? तो फिर पत्रकारिता की समाप्ति से पहले इस देश की जनता खुद के समाप्त होने का ऐलान कर दे, जनता ही बोल दे कि हम जनता नहीं रहे, जनता के रूप में अब हम समाप्त हो गए हैं, तो अब हमें ना तो पत्रकार की जरूरत है, अब हमें ना तो पत्रकारिता की जरूरत है। और आप अपने बच्चों को समझाइए जो हजारों रुपए की फीस देकर सरकार के ही बनाए कॉलेजों में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं वो? अगर इस तरह से दमन की कार्रवाई होती रहेगी तो उस पढ़ाई का मतलब क्या रह जाएगा? पैसा भी आपकी जेब से जाएगा, पेशा भी आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात बीबीसी की नहीं है, बात भारत की पत्रकारिता की है और भारत की पत्रकारिता को लेकर दुनिया भर में जो बात हो रही है उसकी बात है। इस तरह की हरकतों से सरकार की नहीं, इस देश की बदनामी हो रही है। मगर सरकार हमेशा हर तर्क को अपने पास रखती है, अपनी दलील को सर्वोच्च मानती है। 2014 में एनडीटीवी के दफ्तर पर छापा पड़ा था। सीबीआई ने क्या क्या केस दर्ज किए, ईडी ने क्या क्या केस दर्ज किया, हुआ क्या? अंत में वो चैनल गया किसके पास? और जिसके पास गया उसके कथित संबंध किस किस से बताए जाते हैं? आपने नहीं देखा, देखा लेकिन आप ठीक से नहीं देख रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक के दफ्तर में छापे पड़े। न्यूज क्लिक के दफ्तर में फरवरी 2021 में सर्वे हुआ था और 7 अन्य जगहों पर सर्वे किया गया। प्रबीर पुरकायस और गीता हरिहरन, उनके घरों में 5 दिनों तक पूछताछ चली थी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आयकर अधिकारी उनके ही घर रुक गए थे। निकला क्या? 113 घंटे तक दोनों अपने घर से नहीं निकल सके थे। और तो और न्यूज क्लिक ने रेड के दौरान एक बयान जारी किया था कि एक तरह से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आवाज दबा नहीं पाएंगे। उसी तरह से न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर में 2 बार छापे पड़ते हैं, जून और सितंबर 2021 में। सरकारी भाषा में इसे भी सर्वे कहा गया। अभिनंदन सेखरी ने कहा कि आप अपने वकील से बात नहीं कर सकते, उनका फोन ले लिया गया और कहा उन्होंने कि आपको सहयोग देना होगा बिना कानूनी मशवरा के।
दफ्तर के सभी कंप्यूटर चेक किए गए। सेकरी के पर्सनल फोन, लैपटॉप और दफ्तर की कुछ और मशीनों का सारा डेटा आईटी टीम ने डाउनलोड कर लिया। सेकरी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरी समझ में मेरे पर्सनल फोन और लैपटॉप का डेटा लेना मेरी प्राइवेसी, निजता का हनन है। यह भी बताया गया कि कोई हैश वैल्यू डेटा की कॉपी जब लेते हैं तो हैश वैल्यू साइन करके दी जाती है, वो तक नहीं दी गई। प्रेस फ्रीडम में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में भारत 180 देशों में 150वें स्थान पर है, नीचे है, सबसे नीचे है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो इन सवालों को लेकर दुनिया में डंका बज रहा है कि क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कितना बचा है, अब इस पर बात हो रही है। इतना बचा है या इतना बचा है, इस पर बात हो रही है। क्या आपने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद G20 के विदेश मंत्री जब दिल्ली आने वाले हों, बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़ते हैं? अच्छी बात है। वायर के दफ्तर में भी कार्रवाई हुई 2022 में नवंबर में। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एफआईआर की। सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु के दफ्तर में, घरों में छापे पड़े, उनसे भी वो हैश वैल्यूज की साइन कॉपी नहीं दी गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। और 18 डिवाइस सीज कर ली गई थी, एक रिपोर्टर का फोन भी सीज किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध पत्रकारिता से नहीं है, मगर वो अपनी रिपोर्ट में इन बातों को उठा रहा था। तो 2020 में उसके दफ्तर पर रेड हुआ, ईडी ने अकाउंट तक सीज कर लिए और 2020 में, सितंबर 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने ब्रांच बंद कर दिए। बहुत सारे लोग सड़क पर आ गए। अब हमारा सवाल यह है कि क्या आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई परेशान करने वाली बात नहीं है? अगर पत्रकार इन्हीं परेशानियों से जूझता रहेगा तब फिर खबर क्या करेगा? इन संस्थानों से पत्रकार नहीं जुड़ेंगे तो आप ही कहोगे चले आओ वहां से, छापा पड़ जाएगा। तो सारे छापे ऐसे ही संस्थानों के दफ्तरों में क्यों पड़ रहे हैं? न्यूज लॉन्ड्री का रिकॉर्ड देख लीजिए, जुबैर के साथ क्या हुआ, ऑल्ट न्यूज का रिकॉर्ड देख लीजिए, न्यूज क्लिक का रिकॉर्ड देख लीजिए, अदानी पूर्व एनडीटीवी का रिकॉर्ड देख लीजिए, वायर का रिकॉर्ड देख लीजिए। और बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री के कारण, जिसे आपने बैन किया, कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता को नीचा दिखाती है, उसके महत्व को कम करती है, इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। उधर बीबीसी को लेकर ऑफ रिकॉर्ड खबरें शुरू हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से कई जगहों पर इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि बीबीसी कई वर्षों से नियमों का उल्लंघन कर रहा था, नोटिसेस दिए गए, मगर उससे बीबीसी पर फर्क नहीं पड़ रहा था। बीबीसी ने कहा है कि वो जांच एजेंसी का सहयोग कर रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के बाहर लगाई गई है। इस पोस्टर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की हिंदी और अंग्रेजी में आलोचना की गई है। तो शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत की जनता ने देखा तक नहीं, जिसे बैन कर दिया गया है, उसके खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीबीसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है। यानी बीबीसी का नाम भी अब बदल दिया गया है, भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन कर दिया गया है। गौरव भाटिया ने कहा है कि इनका प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा मेल खाता है। जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसी हो या राहुल गांधी या विपक्ष हो, उसको दर्द बहुत होता है उनको। बीबीसी का इतिहास कलंकित, काला और द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है और कांग्रेस को याद करना चाहिए। गौरव भाटिया कहते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने खुद बीबीसी पर बैन लगाया था। कमाल है, अब इंदिरा गांधी का हवाला दिया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगाया था। गौरव भाटिया कहते हैं निष्पक्ष रिपोर्टिंग और पत्रकारिता करे, ये संविधान उनको हक देता है, लेकिन यह हक किसने दिया कि कोई रिपोर्टिंग निष्पक्ष है या नहीं, क्या ये गौरव भाटिया तय करेंगे? तो गौरव भाटिया आगे कहते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग की आड़ में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है और फिर यह भी कहा जाता है कि एजेंसी स्वायत्तता से काम कर रही है। तो बीजेपी अब बीबीसी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गई है इस रेड के बाद भी, तब भी जब G20 के विदेश मंत्री दिल्ली उतरने वाले हों और एक बाहर की मीडिया एजेंसी पर आयकर एजेंसी उसके दफ्तरों में जाती है और सर्वे करना शुरू करती है, पत्रकारों और न जाने किन किन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
जांच के नाम पर सीज किए जाते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम आयकर विभाग द्वारा बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर किए गए सर्वे से काफी चिंतित हैं। ये कार्यवाही हाल ही में बीबीसी द्वारा रिलीज की गई 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद हुई है, जिसमें 2002 की गुजरात हिंसा और वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का वर्णन था। इसी तरह 2021 सितंबर में भी न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर ऐसे ही सर्वे किए गए। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ सर्वे हुए। फरवरी 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तर पर रेड की थी। हर केस में इन न्यूज संस्थानों द्वारा सरकार की खामोशियों को उजागर करती हुई रिपोर्ट के बाद रेड और सर्वे हुए। ये ट्रेंड संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर बना रहा है। गिल्ड ये मांग करता है कि ऐसी सभी जांचों में सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के हकों का हनन ना हो। साथ ही पहले की मांग को भी दोहराता है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसी जांच नियमों के दायरे में हो और ये स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने धमकाने का एक यंत्र ना बन जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी अपने बयान में कहा है कि वो इस सर्वे की कड़ी निंदा करते हैं। कहा है कि यह सर्वे सरकारी एजेंसियों द्वारा मीडिया पर किए जा रहे हमले की कड़ी का एक हिस्सा है, खासतौर पर मीडिया के उन हिस्सों पर जो सरकार की नजर में मौजूदा सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं। ये बेहद अफसोस की बात है कि आज की ये कार्यवाही साफ तौर पर बदले की भावना से की गई लगती है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। हम चिंतित हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल करेगी। हम सरकार से अपील करते हैं कि मीडिया को डराने और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए अपनी एजेंसियों द्वारा उनकी शक्तियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाए। वायर, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, ऑल्ट न्यूज, अदानी पूर्व एनडीटीवी और अब बीबीसी, क्या इनकी डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखा गया है? प्रधानमंत्री जी, हम सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं ये पूछना भी कब बंद हो जाए। किसी ना किसी राष्ट्रीय संप्रभुता के कारणों का हवाला देते हुए ये चैनल भी बंद कर दिया जाए, लेकिन तब तक हम उसका लाभ उठाकर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये आपके ही शब्द हैं और आप कह रहे हैं कि अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। कमाल है। तो क्या वायर की बात पर आपने विश्वास किया? बीबीसी की बात पर आपने विश्वास किया? न्यूज क्लिक की बात पर आपने विश्वास किया? कहां किया? एक तरफ आप टैक्स पेयर पर भरोसा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पत्रकारिता करने वाले संस्थानों को आयकर विभाग के सर्वे के नाम पर परेशान किया जाता है, जबकि उन्होंने कहा था कि टैक्स हैरेसमेंट कैन नॉट बी टॉलरेटेड व्हेन वी स्पीक अबाउट वेल्थ क्रिएशन। क्या ये पत्रकारिता के छोटे छोटे संस्थान वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे हैं? ये निर्मला सीतारमण के बयान थे कि उनकी सरकार चाहती है कि आयकर दाताओं को प्रताड़ित ना किया जाए। टैक्स हैरेसमेंट कैन नॉट बी टॉलरेटेड व्हेन वी स्पीक विदाउट वेल्थ क्रिएशन। तो दोनों कह रहे हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी अब परेशान नहीं करेंगे। मतलब परेशान तो करते रहे होंगे, फंसाते रहे होंगे। वही बता सकते हैं किन टैक्स पेयर्स को लाभ दिया गया। यह कहा गया कि 3 साल से पुराने मामले नहीं खुलेंगे, पहले 6 साल तक के मामले खुला करते थे। यह राहत आपने किससे दी? क्या इस बदलाव से, इस नियम से टैक्स चोरों को आपने राहत नहीं दी? और यही कहा कि जो गंभीर फ्रॉड के मामले होंगे 50 लाख या उससे ज्यादा, वैसे मामले 10 साल पुराने तक के खोलेंगे। तब हमने ये सवाल उठाया था और कहा था कि जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, क्या वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि इस कानून से, इस नियम से किसे राहत दी गई है? तो एक तरफ सरकार टैक्स चोरी करने वालों को ये राहत दे रही है कि 3 साल से पुरानी फाइल नहीं खोलेंगे। इस 8 साल में जिन्होंने ये गड़बड़ियां की होंगी उनकी पुरानी फाइल नहीं खुलेगी, पहले 6 साल की फाइल खुला करती थी। और आप कह रहे हैं कि आयकर दाताओं को पर भरोसा करना पड़ेगा। और उस समय 2020 में क्या हुआ था? फिल्मकार अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, इनका क्या संबंध है? ये लोग भी सवाल करते हैं। तो उनके यहां भी छापे पड़े थे, तब भी फिर वही राहुल गांधी ने कहा था
कि उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड करती है। तो आप इन सब बातों को समझिए, देखिए कि एक तरफ सरकार आयकर दाताओं पर भरोसे की बात कर रही है, G20 के विदेश मंत्री दिल्ली उतरने की तैयारी कर रहे होंगे और बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो सरकार ने कहा है उसे तो सोचिए कि क्या कहा है। तुरंत कहा जाएगा इन छापों का डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो अलग से डॉक्यूमेंट्री की ही बात कर लें कि जो हुआ क्या वो ठीक हुआ। दुनिया में जहां भी दंगे हुए हैं, इस देश में जहां भी दंगे हुए हैं, उस वक्त की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बहुत सारे दंगों को कानूनी रूप से साबित नहीं किया जा सका। जो कसूरवार थे वो बच गए, बचा लिए गए। इसके बाद भी राजनीतिक रूप से उस दौर की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। केवल नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिन पर आप गुजरात दंगों को लेकर सवाल नहीं कर सकते। उन्हें यह छूट मिलनी चाहिए। और जब आप एक सवाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना देंगे तो यह संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कमाल है। जबकि इसी दौर में गुजरात की पृष्ठभूमि के हिंसक पृष्ठभूमि को लेकर कितनी किताबें आई हैं, आप देख लीजिए। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री को क्यों चुना गया? क्या अब जहां जहां पत्रकारिता हो रही है वहां वहां आयकर या जांच एजेंसियों के अधिकारियों के जूते अब ज्यादा जोर से आवाज करने लगे हैं, ताकि दबे कुचले समुदायों से आने वाले कमजोर नए पत्रकार अब ये संदेश सुन लें कि भारत में अगर पत्रकारिता करनी है तो उसके खतरे कितने बड़े हैं। चाटुकारिता करनी है तो उन्हें फूल मालाओं से लादा जाएगा। ये अच्छा नहीं हो रहा है। जिस तरह से पत्रकारिता के संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। केवल बात बीबीसी की नहीं है, बात तमाम चैनलों की है, बात जो लोग गोदी मीडिया हैं उनकी भी बात है। क्या ये पत्रकारिता है? क्या गोदी मीडिया को लेकर आप दुनिया में घूमना चाहते हैं? हर जगह आपका सर शर्म से झुकता रहेगा। आप कितना और किस हद तक अपने सर को झुकने देना चाहते हैं, आज सवाल यही है। उम्मीद है आप एक बार फिर से इसे देखकर नहीं देखेंगे और सरकार अगले छापे की तैयारी कर रही होगी। अगला निशाना कौन होगा और उस निशाने पर वीडियो बनाने के लिए कौन बचा होगा? अगर आपको लगता है कि ये सब इतनी बड़ी पहेलियां हैं जिसे बुझाने के लिए लाल बुझक्कड़ चाहिए, तो आपके लोकतंत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।